परिवार में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दिल की गहराइयों से बीसीसी परिवार आपके सुखद जीवन की मंगल कामना करता है और आपके सफल कैरियर की दुआ करता है। आइए एक बार फिर से 1 मिनट के लिए मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं साइलेंट मोड में चला जाता हूं ताकि आप इसे अच्छे से सॉल्व करके आंसर दें और फिर मैं कम बैक करता हूं ऑन स्क्रीन, आपसे मुखातिब होता हूं हर दिन की तरह। वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आइए हर बार की तरह एक बार फिर से एसएससी, बैंक और रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि ये 5 क्वेश्चंस नहीं 5 चैप्टर्स है। 5 चैप्टर्स नहीं, कई सारे कंसेप्ट है, टेक्निक्स है और आपको लाभान्वित होने के लिए, जो आपके कैरियर के लिए, जो आपके कंपटीशन के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है, मैं उसी पे काम करता हूं। मैं तमाम बच्चों से कहना चाहूंगा एक बार फिर से, जो हमारे लोकल एरिया के बच्चे हैं, आसनसोल, ब्रह्मपुर, नियामतपुर, बड़तुरिया, इन जगहों के बच्चों जो भी हैं, वो जल्द से जल्द हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और अपने कैरियर में एक ऊंचाई को प्राप्त करें। आइए इधर उधर की बात ना करते हुए मैं एक बार फिर से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मैं जैसा कि हर बार कहता हूं, आप जब भी मेरा वीडियो देखें कॉपी और कलम के साथ बैठें और हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और उस क्वेश्चन से निकलने वाले हर एक छोटी छोटी पहलू को मैं टच करने की कोशिश करूंगा और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें आप उस क्वेश्चन के जरिए समझने में सफल हो पाएंगे। आइए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे टाइम एंड वर्क से है। मैं जरा क्वेश्चन के बारे में कुछ परिचय करा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 मिश्रण से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 क्षेत्रमिति से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 6 एडवांस मैथ्स ट्रायंगल से रिलेटेड है, जिसमें हम सर्वांग की चर्चा करेंगे, इन इंग्लिश कंग्रुएंट की चर्चा करेंगे। Without hard working, not possible to get success in life. If you want to get success in life, then definitely you will have to work hard. There is only way to get success in life, and you have the power to do everything special. So please join BCC online offline and इस मुकाम को सफल बनाए और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, कहता है P Q से 2 गुना दक्ष है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आप लोग भी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। P Q से 2 गुना दक्ष है। P Q से 40 दिन कम में किसी कार्य को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ कार्य करने पर कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या कितनी है? निकटतम पूर्णांक की बात हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार कहता हूं, यह एक क्वेश्चन नहीं, मैं इसके कंसेप्ट को बताऊंगा। कुछ भी हो, आप ऐसे सवाल को किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। P is 2 times as efficient as Q. P is able to complete a piece of work in 40 days less than Q. Working together, the whole number of days taken by them to complete the work is. Try to listen and try to solve the questions. English वाले viewers and हिंदी वाले viewers, I will try my best to speak in English and हिंदी also. Dear students, आप देखेंगे P दक्षता को हम लोग काम से इंडिकेट करते हैं। W stands for वर्क हो गया। P Q से दुगना दक्ष है, यानी दक्ष का मतलब इंटेलिजेंट है। तो ये अगर 1 है तो ये 2 है। Dear students, T for टाइम, हम काम को जब रिवर्स करते हैं तो वो वर्क में रिवर्स हो जाता है और जब वर्क को
रिवर्स करते हैं तो टाइम में, और टाइम को रिवर्स करते हैं तो वर्क में रिवर्स हो जाता है। ये वर्क है क्योंकि दक्षता की बात है तो टाइम में रिवर्स हो गया, अगर टाइम ही दिया रहे तो वर्क में रिवर्स हो जाता है। आप पूछेंगे कि सर क्यों किया आपने रिवर्स? इसको रिवर्स इसलिए मैंने किया क्योंकि यहां पर आपसे टाइम पूछा जा रहा है, लेकिन दो व्यक्ति के लिए रिवर्स की रूल लागू होता है। अगर एक और होता तो वहां पर कुछ और नियम हम अप्लाई करेंगे। जब किसी और वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चन लाएंगे तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा। 40 दिन कम हो, 40 दिन अधिक हो, कुछ भी हो, इससे रिलेट करके जो भी क्वेश्चन अब एग्जाम में आपका आएगा बन जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर आपसे कह रहा है कि P प्लस क्यू। डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि टाइम दिया हुआ है 1 डे और 2 डे, तो इनका जो डेज होगा ना, इसको उठा करके 2:1, माफ कीजिएगा 2:1, अब बट्टे में 2 + 1 3, कितना आया 2/3। अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमारा P प्लस क्यू का डेज कितना आया, कितना आया 2/3 आया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि तो रेशियो है साहब, और रेशियो कभी ओरिजिनल नहीं होता है। अब देखिए, अब हम दिमाग लगा देते हैं, सिंपल सी बात है। यहीं से कितना सिंपल वे में आप लोग भी ऐसी बनाइएगा जैसे मैं ड्रॉ करता हूं। आपसे कहता है PQ से 40 दिन कम में। देखिए, तो अगर वहां 40 दिन कम है तो यहां भी कम है। कितना कम है? 1 दिन कम है। डियर स्टूडेंट, जब 1 दिन कम है तो दोनों मिलके कितना दिन में? 2/3 दिन में, बस हो गया। 1 दिन कम है तब इतना दिन में, इसी से निकला हुआ डाटा है ना। कितना दिन कम है? 40 दिन कम है, गुने में 40 कर दीजिए। आपसे निकटतम पूर्णांक पूछा है तो 40 दूना 80, 80 को अगर आप 3 से भाग देंगे तो मुझे लगता है कि ये 80/3 करेंगे तो 3 दूना 6 और फिर 3 छक 18.666, इस तरह से इसको हम अप्रॉक्स में 27 लेंगे। यही आपका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को अगर मुझे बताना होता तो मैं यहां बता सकता था, डायरेक्ट ऐसे आ सकता था, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आपको मुझे कंसेप्ट भी देना है, आपको मुझे ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन जैसा फील कराना है। जो बच्चे ने मुझे प्यार दिया है बिहार के हर इलाके में, हर गली और कस्बे में, जिस बच्चे ने मुझे इतनी शिद्दत से मेरा सम्मान किया है और मेरे क्लासरूम तक पहुंचकर उसने मेरा मनोबल बढ़ाया है, मैं फिर उन तक पहुंचने की कोशिश करता हूं अपने ऑनलाइन के जरिए। तो मुझे एक क्वेश्चन नहीं बताना था, मुझे इस क्वेश्चन से निकलने वाले सारी कहानी, अगर ये अधिक है तो भी बन जाता और अगर कम है तो भी बन जाता, कुछ भी दे देता तो भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको आसानी से बन जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। ये काफी ज्वलंत क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसमें हम कंफ्यूज कर जाते हैं। आज मैं इसका ऑपरेशन करके आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये एकांतर दिनों वाला क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है x और y को पहले मैं ले लेता हूं। ये 9 दिन है और ये 36 दिन है। बारी बारी से करते हैं तो मैं एक साथ x प्लस y को ले लेता हूं। आप जानते हैं कि ये इतना दिन और ये इतना दिन, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 36 और प्लस 9 को हम जोड़ते हैं, 45 हो गया, और बटे में 9 गुने 36 करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेट है। अब इसमें मैं अगर आपको कहूं तो एक कहानी भी बता सकता हूं। मैं यहां ए बी ले लूं और मैं कहूं कि ये x दिन और ये y दिन, तो a प्लस बी, ये मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ जाइएगा। a प्लस बी अगर 1 डे वर्क कहे तो x प्लस वाई बाई एक्स वाई, जो यहां मैंने अभी किया, ये 1 डे वर्क हो गया। कैसा वर्क हो गया? 1 डे वर्क हो गया। जब दोनों साथ मिलकर करता है तब, ये डाटा मेरा क्वेश्चन से रिलेट करने के लिए है ताकि आप इसको समझ जाएं। जब दोनों साथ मिलकर करते हैं तो x प्लस वाई बटे में एक्स वाई, यानी ये एक दिन का काम है। यहां भी एक दिन का काम है, लेकिन इसमें कहानी क्या है कि ये साथ मिलकर नहीं करते। जिस दिन x करता है उस दिन y बैठता है। आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, जल्दीबाजी में आप फंस जाएंगे। जिस दिन x करता है उस दिन y बैठता है, और जिस दिन y करता है उस दिन x बैठता है। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि x शुरू करता है तो पहला दिन x, दूसरा दिन y, तीसरा दिन x, चौथा दिन y, पांचवा दिन x, छठा दिन y। क्या निष्कर्ष निकल के आया कि हर पहला
तीसरा, पांचवा, सातवां दिन जो है वो x कर रहा है। अगर आपसे कहे 101वां दिन कौन करता है तो x करता है। इस कंसेप्ट को पहले समझना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक दिन का तो काम हो गया, लेकिन ये दोनों साथ मिलकर नहीं कर रहा है, अलग अलग कर। अगर साथ मिलकर कहता तो यहीं पर हम रुक जाते। तो यह जो काम है ये दोनों के द्वारा एक दिन का काम नहीं है, यह 2 दिन का काम है। कितने दिन का काम है? 2 दिन का काम है। अगर साथ मिलकर करता तो 1 दिन का काम होता, लेकिन एक दिन ये करता है, एक दिन x करता है और दूसरे दिन y करता है, तो ये 2 दिन का काम है। तो 1 दिन का काम हम निकालेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम बटा 2 कर देंगे क्योंकि काम कम हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 9 × 5 = 45। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, मेरा क्वेश्चन यहां है। 9 × 5 = 45, तो आपसे कह रहा है कि 5 अब बटे में हो गया 36 दूना 72, 36 दूना 72। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि 5/72 काम एक दिन में हुआ है। जैसे ही दूसरे भाग दिए तो दोनों के द्वारा एक दिन का काम है। इंटू करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको उस संख्या से इंटू करना है जिससे कि ऊपर का डाटा जो है नीचे वाले से कम हो। नीचे वाले से क्या हो? कम हो। तो अगर हम 14 लेते हैं तो 14 × 25 = 70। ऊपर का डाटा नीचे से कम होना चाहिए, इसकी गारंटी लिख के रख लीजिए। तो सर 13 भी तो ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन 15 नहीं ले सकते क्योंकि 15 × 25 = 75। ऊपर ज्यादा हो गया और नीचे कम हो गया, मतलब एकदम इसके क्लोज जाके जाना है। 15 नहीं लिए क्योंकि ज्यादा हो गया, एक नीचे आए 14 तक काम बन गया। अब 13 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, लेकिन 15 नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर ज्यादा हो जा रहा है। तो हम 14 ले लेते हैं। यह x और y के द्वारा एक दिन का काम था। यह x और y के द्वारा कितने दिन का काम था? एक दिन का काम था, क्योंकि हमने दूसरे भाग दे दिया। तो हमने x और y द्वारा कितने दिन का काम निकाला? 14 दिन का काम निकाला। तो हमने 14 से भाग दे दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, 14 से गुना कर दिया। अब इसमें x का 7 दिन और y का 7 दिन है। थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट करता हूं, तो 14 × 5 = 70, या काट भी सकते हैं इसको 2 से, 2 से ये हो जाएगा आपका 36, यानी 35/36। 14 दिनों में कितना काम हुआ? 35/36। अब देखिए तो आपके ऑप्शन में 14 कहीं नहीं है, माफ कीजिएगा, एक जगह है सिर्फ। तो आगे इसको नहीं भी बनाइएगा फिर भी इसका आंसर आ गया, लेकिन मुझे आपको बताना है क्योंकि हो सकता है कभी सब में 14 हो, फ्रैक्शनल पार्ट अलग अलग हो। यहां पर आपका आंसर बन गया, लेकिन अब 35/36 काम तो दोनों मिलकर किया है ना। एक दिन बैठकर, एक दिन एक x करता है, दूसरे दिन y करता है, ऐसे किया है। तो अब आपसे पूछे कि रिमेनिंग वर्क RW = 1 - 35/36, यानी एक यहां पर क्यों लेते हैं? क्योंकि एक का मतलब टोटल काम, तो कुल काम में से 35/36 हो गया। किसने किया? x और y ने किया। एक दिन बैठकर, फिर दूसरे दिन उसने, फिर तीसरे दिन उसने, इस तरह से काम हुआ, तो 35/36 हो गया। एक में से अगर आप 35/36 को घटाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा? 1/36 आएगा। जरा ध्यान से देखते जाइएगा, इसको कॉपी कलम में लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम यही बता देता, लेकिन यहां थोड़ा मैं आपको कंसेप्ट दे दिया इसलिए। 14 दिनों में 35/36 काम हुआ, इसलिए हमने टोटल काम में से 35/36 को घटा दिया। घटाने के बाद जो काम प्राप्त हुआ, 14 दिन तो हो गया, 14 दिन के बाद क्या आएगा? 15 आएगा। 14 दिन के बाद क्या आएगा? 15वां दिन आएगा। तो 15वां दिन किसकी बारी? एक ही बारी। पहला दिन x और दूसरे दिन y, तीसरा दिन x, चौथे दिन y, यानी जितना भी ऑड प्लेस आएगा, विषम प्लेस आएगा, उस पे किसकी बारी होगी? x की बारी होगी। यानी 14 दिन काम करने के बाद इतना बचा। अब 15वां दिन आएगा, किसकी बारी? x की बारी। यानी x एक दिन में कितना काम करता है? 1/9। जरा ध्यान दीजिएगा, कितना काम करता है? 1/9। लेकिन 1/36 1/9 से बहुत छोटा है, इसलिए पूरा काम एक कितने दिनों में? 9 दिनों में पूरा काम। लेकिन कितना करवाना है? 1/36 करवाना है। कितना? 9 × 4 = 36, यानी 14 दिन ये अब प्लस 1/4 दिन ये, 14.1/4 दिन आपका आंसर हो गया। मैं बार बार कहता हूं काफी वक्त लिया हूं इस क्वेश्चन में, मुझे बताना होता तो इसको मैं 15 सेकंड में बता देता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपको कंसेप्ट देना है। तो प्लीज इसको कॉपी में नोट करिएगा। अगर आपको कठिनाई लगी होगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के जरिए मुझे सजेस्ट करेंगे, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा जैसा ऑफलाइन में बताता हूं। आइए,
डियर स्टूडेंट्स 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा मैं टेक्निकली बता दूंगा और कंसेप्ट भी है इसका, लेकिन टेक्निक ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों बताने की कोशिश करूंगा। आइए डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, यहां मैं दोनों बता देता हूं। जब भी मिश्रण की बात हो ना, तो एलिगेशन पर अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो काफी फ्रूटफुल होता है। मैं बार बार कहता हूं कि पानी में 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध को किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। आप ध्यान में हमेशा रखिएगा, मिक्सचर और एवरेज या कुल राशि, कुल सीपी, कुल प्रॉफिट, एवरीथिंग, जो कुल का सेंस दिया नहीं है, एवरेज, मिक्सचर, इस तरह से वो बीच में होता है ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण बन जाए। आप 28 को यहां ले लीजिए और यहां पे मिल्क ले लीजिए और यहां पे वाटर ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मिल्क कह रहा है 32, ले लीजिए 32, और वाटर को हम लोग 0 लेते हैं अक्सर, क्योंकि वाटर की कोई वैल्यू नहीं होती है, और इसको ऐसे घटाते हैं। इन दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटका को घटा लीजिए। यहां तो 28 हो गया, इन दोनों में से घटाइएगा तो 32 में से 28 जाएगा 4। मैंने कहा जो बड़ा है उसमें से घटा दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, कहानी इज ओवर। 4 सत्ते 28। ये वाला जो डाटा है वो मिल्क का होगा और ये वाला जो डाटा है वो वाटर का होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। पहले पानी की चर्चा है। देखिए इसमें कंफ्यूज कितना किया है, 1:7 भी लिया है और 7:1 भी लिया है। किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, तो इसका मतलब पानी की चर्चा पहले है, इसलिए 1:7। पानी की चर्चा क्या है, पहले है। पानी की चर्चा क्या है, पहले है, तो पानी क्या है 1, ये क्या है 7, 1:7। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं, ये कैप्चर कर रहा है स्पेस, अगर आप चाहते हैं कि सर मेथड भी बता दीजिए, आइए लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपका जो मिल्क है वो x रुपए पर लीटर है और वाटर जो है y लीटर है, या सीधे लीटर ही मान लीजिए। x लीटर मिल्क है और y लीटर पानी है। अब कह रहा है कि 32 रुपए प्रति लीटर की दर से, तो 1 लीटर का दाम 32 रुपया है, तो x लीटर का दाम 32x हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब आपसे कह रहा है कि किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण। अब जरा ध्यान दीजिएगा, x अब प्लस y कर दीजिए, इंटू में 28 कर दीजिए, क्योंकि मिश्रण है साहब। 4 8 32 और 4 7 28, 8x है, 7x को इधर ले आइएगा तो इधर x बचेगा, इधर बच जाएगा 7y। देख लीजिए x बटा y इक्वल टू 7:1। लेकिन आपसे कह रहा है पानी की चर्चा पहले है, इसलिए 1:7 आंसर होगा। यहां से भी वही आया, क्लियर हुआ, 1:7 आपका आंसर होगा। कितना सिंपल, हमने दोनों चीज बताया है। मैं बार बार फिर से कहता हूं, आप कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिएगा अच्छे से, ध्यान से। 4 नंबर, माफ कीजिएगा, 3 के बाद 4 पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एकदम एक लाइन में ही बन जाएगा। एक घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, तो घन का आयतन कितना होगा। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 24 स्क्वायर यूनिट्स, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का पूछ रहा है, तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है 6a स्क्वायर। कितना है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24, तो ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लीजिए। 6 चौका 24, तो a इक्वल टू हो गया आपका 2। कहानी जो भर। और घन का जो आयतन होता है, यानी जिसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, उसका आयतन होता है a क्यूब, 2 का पावर
3 कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 घन इकाई आपका आंसर हो गया। दोनों फार्मूला याद रखिएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, आयतन क्या होता है AQ, किसका, ये घन का है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो काफी ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 के बाद 6 नंबर, क्योंकि हम 5 नंबर को आपको दिया हूं सॉल्व करने के लिए, जो आप कमेंट के जरिए मुझे इसका जवाब देंगे। अब 6 नंबर को देखिए। डियर स्टूडेंट्स, माना कि ABC और PQR दो सर्वांग त्रिभुज है जिनका कोण A बराबर कोण P 90 डिग्री है। यदि BC बराबर 13 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। लेट ABC PQR be two congruent triangles such that angle A equal to angle P equal to 90 degree if BC is equal to 13 centimeter, PR is equal to 5 centimeter, find AB। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूंगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही ये होता है, जैसे ये देखिए 2 मार्कर है ना, ये 2 मार्कर, कलर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये 2 मार्कर कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिस ऑल आर द सेम, यानी कि गहराई भी सेम है, मोटाई भी सेम है और लंबाई भी सेम है। कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलरिटी में फर्क होता है। मैं ऑफलाइन क्लास में इसकी चर्चा कर चुका हूं। मैं कोशिश करूंगा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, ये 2 टॉपिक को मैं अच्छे से कंटेंट बनाकर मैं आप तक डिलीवर कर दूं। कॉन्ग्रुएंट इन द सेंस क्या, कि जब भी कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट को कंप्लीटली ढक ले, जब कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट को, जैसे आप इस हाथ को देखिए, अगर आप इस हाथ को देख रहे होंगे तो मेरा ये पीछे वाला हाथ आपको नहीं दिख रहा होगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंट, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। मतलब सेम, मतलब पीछे का हाथ आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जिसके ऑल पार्ट्स आर सेम, इसलिए हिंदी में इसको कहा जाता है सर्वांग समता, जिसके सारे अंग समान हो। और सारे अंग समान का मतलब नो छोटा बड़ा, इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट की बात होती है ना, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। आइए मैं देखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, माना कि ABC PQR दो सर्वांग त्रिभुज है, मैंने बना दिया ABC PQR। जब भी एडवांस मैथ्स में ट्रायंगल हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, कुछ भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं, ज्योमेट्री हो, तो उसमें फिगर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसमें एंगल A और एंगल P बराबर 90 है, इसलिए मैंने ABC बनाया और PQR बनाया। A को मैंने 90 डिग्री से इंडिकेट किया और P को भी मैंने 90 डिग्री से इंडिकेट किया। इसमें कहा यदि BC 13 सेंटीमीटर, तो मैंने BC 13 सेंटीमीटर को इंडिकेट किया। इसमें कहा PR 5 सेंटीमीटर, तो मैंने PR को 5 सेंटीमीटर से इंडिकेट कर दिया। तो AB का मान कितना है? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये कॉन्ग्रुएंस है ना, जब भी कहते कि कोई 2 पार्ट्स, 2 ट्रायंगल, 2 टूल, 2 ऑब्जेक्ट, 2 बल्ब, 2 पंखे अगर कॉन्ग्रुएंट है, उसी समय आधी क्वेश्चंस आपका काफी कंफर्टेबल हो जाता है। इसमें कहता है कि दोनों जैसे ही कॉन्ग्रुएंट है, तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो अगर ये 5 है तो आप अपने मन से इसको 5 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है संगत भुजाएं समान होती है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है संगत भुजाएं समान होती है। संगत का मतलब, अब जरा ध्यान दीजिएगा, BC अगर 13 है तो QR भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AB का मान अब मुझे लगता है कुछ बचा ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूं आपको कि किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, चाहे वो जैसा भी हो, जहां भी हो, मैटर नहीं करता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण, यानी इन इंग्लिश हम हाइपोटेनस कहते हैं। इन इंग्लिश हम हाइपोटेनस कहते हैं। अगर ये 13 तो क्लियर हो गया। आपसे AB पूछ रहा है तो भी निकल जाता, और आपसे PQ पूछता तो भी निकल जाता, क्योंकि जितनी वैल्यू AB की होगी उतनी ही वैल्यू PQ की होगी। तो ये देखिए 90 डिग्री के सामने, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। एंड द रिमेनिंग 2 साइड्स, in remaining 2 sides, one side is perpendicular and the second side is base. Doesn't matter which is base and which is perpendicular, depends upon you. आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम हाइपोटेनस कहते हैं, और
Besides hypotenuse, remaining two sides, perpendicular and base, doesn't matter which is perpendicular and which is base, depends upon you. आप उसको मान सकते हैं, अगर ये हाइपोटेनस हो गया, ये कर्ण हो गया, तो इसमें से इसको आधार माने या लंब माने फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ट्रिपलेट के फॉर्मूला से एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आपके पास h का वैल्यू है, जरा ध्यान दीजिएगा, h कितना है, हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर यानी 169 इक्वल टू, आपके पास p और b जो मानना है मानिए, क्योंकि यहां कुछ दिया हुआ नहीं है, आपकी मर्जी, जो मानना है मान लीजिए, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप इसको b मान लेते हैं तो p बच जाएगा, या p मान लेते हैं तो b बच जाएगा। तो सीधी सी बात है 169 माइनस क्या करेंगे 25 और इसका वर्गमूल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वैल्यू लेंगे, 13 का स्क्वायर कर दिया आपने, 25 लेंगे, 25 इधर आएगा तो 144 हो जाएगा। इसमें कौन बेस है कौन हाइट है इसकी चर्चा इसमें नहीं किया गया है, मैंने स्पष्ट कर दिया कि एक अगर हाइपोटेनस हो गया तो दो भुजाओं में से किसी को भी आप बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर मानिए या आधार स्क्वायर मानिए, मैटर नहीं करता है। जब ये दिया हुआ है तो ये वाला निकल जाएगा, 169 में से 25 जाएगा तो 144 होगा, और 144 का वर्गमूल होता है 12। कितना सिंपल है। अगर मुझे इसे बताना होता ना तो मैं आपको 30 सेकंड में भी बता देता, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर किया हूं ताकि आप एक चीज से कई सारी चीजों को समझने की कोशिश करें। इस एक क्वेश्चन में आपने क्या पाया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं। अगर हाइपोटेनस, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने मन से नहीं मान सकते, लेकिन जो दो बची हुई भुजा है ना, जो दो बचा हुआ साइड है ना, उसमें से आप एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर मान सकते हैं। बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब। इसी को कहीं कहीं आपको ट्रिपलेट कहते हुए सुनिएगा आप लोगों। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ट्रिपलेट का चर्चा, ट्रिपलेट का यूज बहुत जगह होता है, लेकिन ट्रिपलेट कहां बनता है, वो समकोण त्रिभुज में ही बनता है। एक बार फिर से बीसीसी परिवार आपकी सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है, और इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस की सीरीज में। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, आप कॉपी और कलम के साथ मेरी वीडियो को देखेंगे और उसे अपनी कॉपी में नोट करने की कोशिश करेंगे, और बिफोर एग्जामिनेशन 7 डेज बिफोर आप अगर उसे करके जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की काबिलियत आप में डेवलप हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। आइए हम सब मिलकर बीसीसी को आगे बढ़ाएं।